हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं सेकंड लेसन द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी और हमने इसमें सोवियत सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्टिज्म। तो उसमें पढ़ेंगे कि शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी जो था, शॉक थेरेपी एक पेनफुल प्रोसेस थी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। क्या था कि शॉक थेरेपी में जो सोशलिस्ट थे वो कैपिटलिस्ट की तरफ गए थे, यानी कि जो समाजवाद का चेंज हुआ था इसमें पूंजीवाद में। तो जो शॉक थेरेपी है वो हम ये कह सकते हैं कि सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, यानी कि चेंज फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। तो इसके बाद दिस ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप। तो इसमें क्या किया गया है कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम था इसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था, प्रभावित किया था वर्ल्ड बैंक को, IMF जो रशिया में था, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप, इन सभी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था शॉक थेरेपी ने। उसके बाद कलेक्टिव फार्म वर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। जो कलेक्टिव फार्म थे, यानी कि जो समूह में बोए जाने वाले खेत थे उनको खत्म कर दिया गया था। उसकी जगह पर प्राइवेट फार्मिंग जो थी उसको स्टार्ट कर दिया गया था। और जो हमारी एग्रीकल्चर थी उसमें भी कैपिटलिज्म जो था वो आ गया था। तो ये भी हमारी शॉक थेरेपी मेन जो पर्पस था शॉक थेरेपी का वो ये था कि सोशलिज्म जो था उसको खत्म करके कैपिटलिज्म जो थी उसको स्थापित करना था। और एग्रीकल्चर जो थी, एग्रीकल्चर में भी जो कलेक्टिव फार्मिंग थी उसको खत्म करके और वहां पर कैपिटलिज्म को लाया गया था एग्रीकल्चर में, और प्राइवेट फार्मिंग जो थी वो स्टार्ट कर दी गई थी। उसके बाद जो शॉक थेरेपी है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे थे, क्या परिणाम रहे थे। तो उसमें सबसे पहले रशिया द लास्ट स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल complex lost about 90% of its industries through sales to private individuals and companies। तो इसमें क्या हुआ था, रशिया में अधिकतर जो इंडस्ट्रीज थी उनमें से 90% इंडस्ट्री जो थी वो बेच दी गई थी, चाहे वो कैसी भी थी। प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंपनी जो थी वो सारी की सारी जो थी वो बेच दी गई थी। उसमें कैसे बेची गई थी, वो 90% रेट पर बेच दी गई थी, 90% के लॉस पर बेच दी गई थी। हम ये मान सकते हैं कि कोई भी चीज जो 100 रुपए की है या 1 करोड़ की है तो वो 10 लाख रुपए में बेच दी जाए, तो इतने घाटे में इंडस्ट्री जो थी वो बेच दी गई थी। मान लीजिए किसी भी कंपनी का रेट अगर 1 करोड़ है तो वो 10 लाख रुपए में बेच दी जाए, यानी कि कोई भी सामान अगर 100 रुपए का है तो उसको 10 रुपए में बेच दिया जाए, तो इतने घाटे में जो थी वो वहां की इंडस्ट्री जो थी वो बेच दी गई थी। उसके बाद इट क्रिएटेड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। गैरेज सेल मतलब होता है वही बात थी जो बहुत ज्यादा घाटे में जो चीज बेची जाती है उसको गैरेज सेल बोला जाता है। जैसे मैंने बताया कोई भी 1 करोड़ की चीज जो है वो 10 लाख रुपए में बेची जाती है, यानी कि 90% का लॉस जो है उसमें दिखाया जाता है, तो उसको हम गैरेज सेल बोलते हैं। तो इट क्रिएटेड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री, हेंस इंडस्ट्रीज वर अंडरवैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस। तो इसमें क्या हुआ था, तो इंडस्ट्रीज थी उनको अंडरवैल्यूड कर दिया गया था, उनकी वैल्यू जो थी वो खत्म मान ली गई थी और उनको थ्रो अवे प्राइसेस यानी कि जो सबसे निचले दाम थे उन पर उनको बेच दिया गया था। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, इट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड ऑल
क्या हुआ था, तो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड ऑल सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर। जो सोशल वेलफेयर का जो पहले सिस्टम था यूएसएसआर में, वो जो था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया था। यहाँ पर जो पिछला जो सोशलिज्म था उसको हमने बिल्कुल खत्म कर दिया था। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, द वैल्यू ऑफ रूबल, द रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्रामेटिकली ड्यू टू हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रियल जीडीपी ऑफ रशिया आल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 1989 टू 1999। यूएसएसआर में क्या हुआ था, वहां की जो रशिया की जो करेंसी थी रूबल, वो बिल्कुल डिक्लाइन हो चुकी थी, उसका जो लेवल था वो बिल्कुल नीचे आ चुका था और वो बड़ा नाटकीय अंदाज में हुआ था। यानी कि किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई इतना नीचे आएगा, रूबल का रेट जो था वो काफी नीचे आ गया था और उसका जो रीजन था वो था हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब हम मुद्रास्फीति बोलते हैं इसको, एंड रियल जीडीपी ऑफ रशिया जो थी वो भी नीचे आ गई थी 1989 से 1999 तक। तो फिफ्थ पॉइंट है, द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी इनटू पॉवर्टी। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज जो थी वो खत्म कर दी थी और जो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, सोसाइटी मतलब जो बहुत बड़ा भाग था समाज का, वो गरीबी में चला गया था। यानी कि सरकार जो थी उसने विड्रॉल कर लिया था सब्सिडीज को। विड्रॉल करने के बाद जो लार्ज सेक्शन सोसाइटी का था वो पॉवर्टी में चला गया था और गरीबी में जाने के कारण क्या होता है, एमएल माफिया वाला जो सिस्टम था वो शुरू हो गया था। यानी कि गुंडागर्दी वाला जो सिस्टम था वो शुरू हो गया था और जो अधिकतर इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, जो भी ये आर्थिक गतिविधियां थी, वो सारी की सारी किसके द्वारा कंट्रोल की जाने लगी, माफिया के द्वारा। यानी कि गुंडा राज जो था वो स्टार्ट हो गया था। उसके बाद अगला पॉइंट है, प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज व्हिच डिवाइडेड रशिया बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल, क्रिएटिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो प्राइवेटाइजेशन जो है वह एक नए डिस्पैरिटीज को जन्म देता है, एक नई जो भिन्नता है वो लेकर के आता है। यानी कि यहाँ पर डिस्पैरिटीज मतलब असमानता। तो प्राइवेटाइजेशन के कारण नए तरीके से असमानता आती है और जिसको रशिया को डिवाइड किया जाता है गरीब और अमीर के हिसाब से। यानी कि वहां पर अमीरों और गरीबों में बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो आ जाता है। शॉक थेरेपी के कारण क्या होता है, जो अमीर लोग थे वो और ज्यादा अमीर होते चले गए थे और गरीब लोग जो थे वो और अधिक गरीब होते चले गए थे। इसलिए क्या हुआ था, रशिया में अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा डिस्पैरिशन आ गई थी। उसके बाद hence shock therapy brought a ruin to economies and a disaster upon the people of the entire region। इसके बाद क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि जो शॉक थेरेपी है वो brought ruin to economies, जो आर्थिक जो नुकसान था उसको लेकर के आई थी और उसने लोगों को बर्बाद करके रख दिया था इंटायर रीजन, पूरे रीजन के। यानी कि यूएसएसआर या रशिया में जितने भी आदमी थे वो ज्यादातर गरीब होते चले गए थे। तो यहाँ पर शॉक थेरेपी में, यानी कि शॉक थेरेपी के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बहुत ही बुरे रहे थे रशिया में। इसके बाद है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज क्या है कि इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया शुड नॉट चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी। इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज नहीं करना चाहिए एंड फोकस मोर ऑन फ्रेंडशिप विद यूएस, बट इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन हेल्दी रिलेशन विद रशिया बिकॉज इंडिया हैज एक्सपीरियंस ए लॉन्ग बैन ऑफ म्यूचुअल। तो इसमें क्या है कि जो इंडिया है उसको अपने रिलेशन जो है या अपनी जो
फॉरेन पॉलिसी है उसमें चेंज नहीं करना चाहिए। उसने अब उसको अपने रिलेशन जो है वो यूएसए के साथ भी बनाए रखने हैं और रशिया के साथ भी बनाए रखने हैं। तो उसको अपने जो यूएस के साथ फ्रेंडशिप जो है उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो रिलेशन है रशिया के साथ उसको भी वो छोड़ दे। तो उसको दोनों के साथ अपने रिलेशन को बनाए रखना है, क्योंकि इंडिया जो है उसके पास एक्सपीरियंस है अलोंग दैट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। तो म्यूचुअल ट्रस्ट का जो उसके पास एक्सपीरियंस है उसके बेस पर वह उसे दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। उसके बाद मोर देन 80 bilateral agreement have been experienced between India and Russia। तो इंडिया और रशिया के बीच दोनों के बीच जो संबंध है उस संबंध के चलते उन दोनों के बीच 80 bilateral agreement हुए हैं, यानी कि दोनों देशों के बीच 80 के करीब जो संबंध है वो हुए। बाइलेटरल मतलब होता है द्विपक्षीय, यानी कि दो पक्षों के बीच में। तो इंडिया और रशिया के बीच में 80 एग्रीमेंट हुए हैं और एज ए पार्ट ऑफ द इंडो रशिया स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। तो ये एग्रीमेंट जो है इंडो रशिया स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001 के अंडर ही आते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो बनता है, इंडिया हैज बीन बेनिफिटेड फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप ऑन द इश्यूज लाइक कश्मीर, एनर्जी सप्लाईज, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना। इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है रिलेशनशिप से। रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे एनर्जी सप्लाई करने की बात आती है, या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली बात आती है इंटरनेशनल टेररिज्म पर, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद है उस पर कोई सूचना देनी है, या फिर जो इंटरनेशनल टेररिज्म है उसकी सेंट्रल एशिया तक जो पहुंच है उसके बारे में, बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना, और चाइना के साथ रिलेशन में भी उसे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। यानी कि रशिया के साथ जो फ्रेंडशिप है उसको बनाए रखना बहुत जरूरी था। उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, रशिया इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी प्लान। जो इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी प्लान था इंडिया का, उसमें भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रशिया का ही है। एंड असिस्टिंग इंडिया स्पेस इंडस्ट्रीज, और अगर इंडिया की स्पेस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो उसमें भी रशिया ने अहम रोल अदा किया है बाय गिविंग क्रायोजेनिक रॉकेट टू इंडिया। क्योंकि जो स्पेस के लिए रॉकेट भेजने होते हैं तो रॉकेट जो है क्रायोजेनिक जो रॉकेट हैं, क्रायोजेनिक का मतलब होता है जो कम टेम्परेचर वाले जो रॉकेट होते हैं उनको बोलते हैं। तो वो कम टेम्परेचर वाले जो रॉकेट हैं वो इंडिया को रशिया से ही प्राप्त होते हैं। जब कभी भी इंडिया को रॉकेट्स की जरूरत होती है तो उन रॉकेट्स को वो रशिया से ही मंगवाता है, लेकिन वो रशिया ही उसे देता है। उसके बाद है कोऑपरेशन विद रशिया एंड इट्स रिपब्लिक लाइक कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान in the form of partnership and investment in oil fields has also benefited India। रशिया जो है, अगर ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल के मामले में रशिया जो है वो बहुत ही आगे है, यानी कि उसमें रशिया में बहुत ज्यादा ऑयल जो है वो मिलता है। और रशिया के साथ कॉपरेशन और उसके जो रिपब्लिक थे, उसके जो गणराज्य थे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उनके साथ भी जो इन्वेस्टमेंट की जाती थी या उनके साथ जो पार्टनरशिप की जाती थी उससे इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता था। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है, रशिया इज आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम इंडिया ऑन ग्राउंड ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट आर्म। तो रशिया जो है वो भी इंडिया से बेनिफिट होता है, यानी कि उसको भी बेनिफिट मिलता है। और जो सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है वो
रशिया के लिए इंडिया ही मानी जाती है। इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। इंडियन जो मिलिट्री है वो अपने अधिकतर हार्डवेयर यानी कि जो सामान है वो अधिकतर रशिया से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है वो है रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट आल्सो। इंडिया और रशिया के बीच जो संबंध है वो साइंटिफिक प्रोजेक्ट को लेकर भी मिलते हैं। तो इंडिया और रशिया जो है बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक प्रोजेक्ट हैं जिन पर एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं यानी कि एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इस लेसन में हमने जो इसके मेन पॉइंट्स थे वो सोवियत सिस्टम या हम ये कह सकते हैं यूएसएसआर के ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के उसके सोवियत सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बाद हमने शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस और उसके बाद इंडिया एंड ऑल कम्युनिस्ट कंट्रीज के बारे में पढ़ा। और इस लेसन से जो मेन पॉइंट थे वो यही बनते हैं। तो ये हमारा सेकंड लेसन जो है अब कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट लेसन है वो नेक्स्ट वीडियो के साथ ही नेक्स्ट डे ही करवाया जाएगा। थैंक यू।